डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं एक और प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूं ऑफ द टाइप सीआर इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन बट फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 किया था और यहाँ पर हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ या प्रॉब्लम नंबर 2 के साथ। तो फंक्शन क्या है यहाँ पर? शो दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाय एफ जेड हैज वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 5 into x plus iota y divided by x की पावर 6 plus y की पावर 10 if z is not equal to 0, that means z is not origin और fz has value 0 if z is origin, यानी f0 is 0। मुझे बताना है कि this function is not analytic, ये फंक्शन एनालिटिक तो नहीं है ओरिजिन पर, लेकिन उसके बावजूद इट सेटिस्फाई कोशी-रीमान इक्वेशन। कहां? ऑब्वियसली ये ओरिजिन की ही बात कर रहा है। क्लियर है? इवन दो इट सेटिस्फाई कोशी-रीमान इक्वेशंस। बात क्लियर है? तो एक काम करता हूं, ये जो एनालिटिसिटी वाला पार्ट है इसको मैं सेकंड नंबर पर करूंगा। मैं फर्स्ट नंबर पर कोशी-रीमान इक्वेशन ही दिखाता हूं, ये आसान भी है और एग्जाम में इसके गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। तो पहला पार्ट मैं करता हूं कोशी-रीमान इक्वेशन। आप चाहें तो पहले नंबर पर फंक्शन को ये भी दिखा सकते हैं, एनालिटिक नहीं है। तो चलिए मैं किसकी तरफ बढ़ता हूं? पहले कोशी-रीमान इक्वेशन की तरफ। तो कोशी-रीमान इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी यू और वी की। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखेंगे आप गिवन फंक्शन। तो क्या है गिवन फंक्शन? एफ जेड इज एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन कितना है ये है मेरे पास, थोड़ा दूर को लिखता हूं भी इसको। ये फंक्शन डिफाइन है, इट हैज टू वैल्यू एक्स की पावर 6 वाई की पावर 10। कब? जब जेड आपका ओरिजिन नहीं है। और यही फंक्शन क्या है आपका? 0, जबकि जेड 0 है। चलिए अगर मैं कहूं कि जेड हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि आपको यू और भी चाहिए ना, तो एफ जेड को क्या लिखेंगे आप? देन एफ जेड विल बी एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स की पावर 6 वाई की पावर 10। अच्छा, ये तो आप जान पा रहे हैं ना, इससे प्रीवियस लेक्चर में बड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया, अगर जेड आपका ओरिजिन नहीं है तो इसका मतलब एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0। क्लियर है? इसके बाद इसको फिर आगे बढ़ाओ कहानी को। ये क्वेश्चन हमारा इतने में आ गया। तो एफ जेड कितना होगा ये? तो एफ जेड मेरे पास होगा ये, ध्यान देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर रहा हूं मैं, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5, इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आयोटा एक्स की पावर 3, लेकिन वाई की पावर कितनी आ गई यहाँ पर 6, और अपॉन में कितना आ गया ये एक्स की पावर 6। ध्यान देंगे बच्चों, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कब? when xy is not equal to origin। इसके फिर दो पार्ट करो तो एफ जेड कितना आ गया ये आ गया एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 6 वाई की पावर 10 प्लस आयोटा एक्स क्यूब वाई की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6 वाई की पावर 10। और बच्चों ये आ गया मेरे पास एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी से। इसका मतलब ये रहा, देयरफॉर यू का मतलब यू एक्स वाई, पूरी डिटेल ही लिख देता हूं, where x y is any arbitrary point other than origin से। that means u आपके पास कितना आ गया? u x y मेरे पास आ गया बच्चों, यहां पर कितना आया? x की पावर 4 y की पावर 5 अपॉन x की पावर 6 y की पावर 10। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 1। और v x y मेरे पास आ गया x की पावर 3 y की पावर 6 एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, चाहो तो इनको थोड़ा हाईलाइट भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये सेकंड इक्वेशन, बात समझ पा रहे हैं? चलिए इसके बाद हम आते हैं कब? जब जेड हमारा ओरिजिन है तब क्या कहानी लिखेंगे? इफ जेड इज ओरिजिन, तो सेकंड कंडीशन है मेरे पास इफ जेड इज 0, इसका मतलब हुआ एक्स कोमा वाई इज ओरिजिन। तो यहां पर एफ जेड कितना दिया गया आपको? 0 के इक्वल। जब एफ जेड 0 है तो इसका मतलब एफ 0 0 है, और एफ 0 अगर 0 है तो इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0। जब आप बता ही रहे हैं कि जेड 0 है तो इसका मतलब ये यू और वी 0 0 पर ही होंगे। तो यहां से फिर आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले, देयरफॉर यू 0 0 इज 0, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, एंड वी 0 0 इज 0, और इसको भी नाम दे देंगे आप क्या? इक्वेशन नंबर 4। ये आ गए 3 और ये आ गया 4। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना 0 0, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। आप एफ जेड को इतना लिख के छोड़ दीजिए, वो यहां से अपने आप ही पता चल जाएगा।
अगर कोई फंक्शन जीरो के इक्वल है ओरिजिन पर तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही जीरो जीरो होंगे। तो क्या बना ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या थी 4, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में कर दिया। आप डिटेल में भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ सी आर इक्वेशन एट यू और वी तो आपको चाहिए, उसके बाद आप चेक करेंगे। मैंने क्या बताया था आपको, सी आर इक्वेशन में पहले चेक करूंगा, तो सी आर इक्वेशन चेक करने के लिए आपको यू और वी की वैल्यू तो चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पर पहले फाइंड कर लिया। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन में चेक करना था पहले कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और उसके बाद चेक करना था सी आर इक्वेशन, लेकिन मैंने पहले चेक कर रहा हूँ सी आर इक्वेशन। आप चाहें तो एनालिटिसिटी भी पहले नंबर पर चेक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की तो मुझे अब कोई जरूरत रहेगी नहीं, इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, फंक्शन की मुझे नीड होगी, इसको मैंने रहने दिया, बाकी को रब कर दिया। चलिए मैं हेडिंग लिखता हूं यहां पर सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन। सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन, तो जितने भी डेरिवेटिव आप लिखोगे वो सब ओरिजिन पे ही लिखोगे। ये पहला पार्ट है हमारा, तो निकालिए इसमें डेरिवेटिव 1 बाई 1। डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा, ये चाहो तो 1 2 3 करके लिख दो, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना होगा ये यू एक्स कोमा 0 माइनस यू 0 कोमा 0 अपॉन एक्स। पहला वाला पार्ट में थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट फिर लिख सकते हैं। ध्यान देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हाँ जी, यू एक्स कोमा 0 किस इक्वेशन का यूज होगा, यू एक्स कोमा 0, इसका मतलब इट इज नॉट है ओरिजिन, तो यहां पर आप यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और ये 0,0 इज ओरिजिन, तो यहां आप यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का। देखो इक्वेशन नंबर 1 भी यू की वैल्यू बताती है और इक्वेशन नंबर 3 भी यू की वैल्यू बताती है। 1 में हमारा जो पॉइंट है वो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है अदर देन ओरिजिन, और यहाँ पर पॉइंट क्या हमारा एग्जैक्टली ओरिजिन। तो चलिए वैल्यू लिख दो यहाँ पर यू एक्स कोमा 0, तो इसका मतलब एक्स को तो एक्स लिखेंगे, लेकिन वाई को क्या लिखेंगे 0, तो 0 चलो ब्रैकेट में लिख दिया, ये वाई की वैल्यू है बच्चों, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। कितना आ गया 0, यानी 0 ही बन गया। अपोन में कितना आएगा एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 10, यानी ये भी कितना आ गया 0, और माइनस यू 0 0 कितना आ गया 0। ये समझ पा रहे नहीं, इसको समझिए आप, यू एक्स 0 इस फंक्शन में जाकर आपने वाई को 0 लिख दिया, तो एक्स की पावर 4 तो एक्स की पावर 4 ही रहेगा, वाई को आपने 0 कह दिया जो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, एक्स की पावर 6 तो एक्स की पावर 6 रहेगा, क्योंकि एक्स इज एक्स वाई इज 0, तो वाई को मैंने 0 लिख दिया। क्लियर है, ये पूरी वैल्यू आ गई। अब यू 0 0 डायरेक्ट, ये नहीं कि कभी इसमें लिख दो एक्स को एक्स और वाई को 0, सॉरी एक्स को भी 0 वाई को भी 0। ये जो पॉइंट है हमारा एफ जेड 0 तब है जब पॉइंट ओरिजिन है, यानी जब ओरिजिन है तब तो आपको ये यूज करना है, और जब ओरिजिन नहीं है तब ये यूज करना है, ये वाला फंक्शन। क्लियर है, तो अपोन में कितना बना ये, अपोन में एक्स ही रहेगा। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि डेल यू ओवर डेल एक्स जो है वो मेरे पास जो न्यूमरेटर है ये 0 नहीं आ गया, 0 अपॉन एक्स की पावर 6, इसको पूरा डिटेल में लिख देता हूं मैं, माइनस 0 अपॉन एक्स, यानी आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना बना बच्चा 0 माइनस 0 अपॉन एक्स, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना बना ये 0 अपॉन एक्स। डिवाइड भी कर दो, डिवाइड आपने किया तो 0 को जब x से डिवाइड करोगे तो 0, और कुल मिला के ये 0 की लिमिट आ गई 0, और ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई जिसको मैं नाम देने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 5। क्या नाम दूंगा इसको, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है, अब चलिए इसके बाद मैं फाइंड करता हूं नेक्स्ट रिजल्ट, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई। अच्छा ये u0 0 तो आप जान पा रहे हैं, दोनों 0 0 3 और 4, इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी अभी, तो इनको मैं लिखा रहने देता हूं, u0 0 v0 0 के बारे में आपको जानकारी है। क्लियर है, चलिए इनको भी मैं ऊपर लिख लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, बार बार मुझे जरूरत पड़ेगी, तो 1 और 2 को मैंने ऊपर लिख दिया। यहां पर कितना है u एक्स कोमा वाई, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10, इक्वेशन नंबर 1 वी एक्स वाई एक्स क्यूब वाई की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10, इक्वेशन नंबर 2, और u 0 0 0 इक्वेशन नंबर 3, और v 0 0 इज 0 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलो अब बच्चों कहानी लिखते हैं हम इसकी, डेल यू ओवर डेल वाई की। तो डेल यू ओवर डेल वाई किस तरह फाइंड करेंगे, सेकंड डेल यू ओवर डेल वाई, इसमें आप यूज करेंगे
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका फार्मूला क्या था, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, कितना होगा ये यू जीरो कोमा वाई। अच्छा ये जीरो कोमा वाई किस तरह आया, उसके लिए प्रीवियस लेक्चर पर आपको जाना ही पड़ेगा। माइनस यू जीरो कोमा जीरो और ये आ गया बच्चों अपॉन वाई। क्लियर है। लिमिट वाई टेंस टू जीरो क्या लिखेंगे यहां पर हम, लिमिट वाई टेंस टू जीरो। अब किसका यूज करेंगे यहां पर आप यूज करेंगे किसका, इक्वेशन नंबर 1 का, और यहां पर यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि दोनों यू की वैल्यू है। तो अब इस बार क्या करेंगे, आप x को तो जीरो लिखेंगे, x को क्या लिखेंगे जीरो, और y को y रहने देंगे, और अपोन में कितना आ गया x को जीरो यानी जीरो प्लस वाई की पावर 10 माइनस जीरो अपॉन वाई। तो ये सिंपली बना मेरे पास लिमिट y टेंस टू जीरो। बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए ये जीरो माइनस जीरो अपॉन वाई, यानी ये बना बच्चों लिमिट y टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन वाई, यानी लिमिट y टेंस टू जीरो, और ये कितना आ गया जीरो, और इसकी लिमिट आ गई मेरे पास जीरो की लिमिट जीरो। इसका मतलब ये हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को मैं नाम देने जा रहा हूं क्या, 6। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 6। बात क्लियर है, इट इज इक्वेशन नंबर 6। अब कहानी फिर आगे बढ़ाते हैं। यही बात अब मैं किसके लिए लिखूंगा, v के लिए। तो डेल यू और डेल एक्स हमारे पास जीरो है, ये बात मुझे याद रहेगी, और डेल यू और डेल वाई भी जीरो है। तो डेल वी और डेल एक्स कितना होगा यहां पर, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे जीरो आ रहा है वो भी। थर्ड, डेल वी ओवर डेल एक्स, इट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब किसका यूज करेंगे आप, एक्स कोमा जीरो माइनस बी जीरो कोमा जीरो अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। आप जरा मुझे देख के बताइए, वी एक्स कोमा जीरो, इसका मतलब दिस इज नॉट ओरिजिन, तो यहां पर यूज होगी इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर यूज होगी इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 2 और 4 में ही आपको v की वैल्यू दी गई है। तो क्या रिजल्ट बनाइए, x यानी एक्स क्यूब इंटू जीरो अपॉन एक्स की पावर 6। देखो पूरा डिटेल में लिख रहा हूं मैं, आप चाहें तो इस बात को स्किप कर सकते हैं। तो क्या बनेगा ये, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये बना बच्चों जीरो माइनस जीरो अपॉन एक्स, और लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, और अब मैंने डिवाइड कर दिया जीरो को x से, तो जीरो, और इसकी लिमिट आ गई फाइनली डेल वी ओवर डेल एक्स, ये आ गया मेरे पास जीरो। और इसको नाम दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 7। क्या नाम दूंगा इसको, इक्वेशन नंबर 7। सभी जीरो आ रहे हैं, और आप देखेंगे फोर्थ भी ये जीरो ही आएगा, आपको फीलिंग आ गई होगी इस बात की। डेल वी और डेल वाई कितना आ गया, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, कितना बना जीरो कोमा वाई माइनस बी जीरो कोमा जीरो अपॉन वाई। अब देखिए यहां पर फिर आप क्या करेंगे, x को जीरो लिखेंगे और y एज इट इज। तो x को जीरो लिखने का मतलब ही क्या है, यहां पर जैसे ही आप यहां पर x को जीरो लिखेंगे तो क्या बनेगा ये, लिमिट y टेंस टू जीरो। चलो इसको भी लिख देते हैं, इसको ही क्यों छोड़ा जाए, जीरो इंटू वाई की पावर 6 अपॉन जीरो प्लस वाई की पावर 10 माइनस जीरो अपॉन वाई। तो क्या बना ये बना लिमिट y टेंस टू जीरो, जीरो माइनस जीरो अपॉन वाई, लिमिट y टेंस टू जीरो, कितना बनेगा ये जीरो अपॉन वाई, यानी लिमिट y टेंस टू जीरो, और ये आ गया जीरो। देयरफॉर डेल v ओवर डेल y इज फाइनली जीरो। ये फिर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, और इसको नाम दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 8। तो बस अब मैं इसके कंक्लूजन को लिख रहा हूं, कोशी रीमान इक्वेशन का क्या बनाई, कि सेटिस्फाई है या नहीं। इक्वेशन नंबर आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, 5 कहां गई हुई, इक्वेशन नंबर 5 मैंने मिटा दिए, कहा था मुझे याद रहेगी, वो वैल्यू भी जीरो थी। तो फ्रॉम इक्वेशन सभी जीरो के इक्वल हैं, तो कोई डाउट है ही नहीं इनके इक्वल होने में, चेक करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हैंस फ्रॉम इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशंस 5, 6, 7 एंड 8 वो मैंने रब कर दिया है। वी गेट डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो, और डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बोथ आर इक्वल, और डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, ये भी दोनों किसके इक्वल थे, जीरो के। हेंस तो यार देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर कोशी रीमान इक्वेशन या सी आर इक्वेशंस आर क्या हो जाएंगे, ये क्या लिख दिया मैंने, देयरफॉर
देयरफॉर सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये इक्वेशन बच्चों हमारी हो गई सेटिस्फाइड। तो पहला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं इसकी एनालिटिसिटी पर। क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। फंक्शन की मुझे जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, एनालिटिसिटी। एनालिटिसिटी एट ओरिजिन। किस तरह ये कहानी में लिखने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। वी हैव, सबसे पहले आप लिखते हैं एफ डैश जीरो की वैल्यू। तो क्या होगा एफ डैश जीरो? एफ डैश जीरो विल बी एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड, और यहां पर लिखेंगे आप लिमिट जेड टेंस टू जीरो। चलिए सभी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। तो एफ डैश जीरो लिमिट जेड टेंस टू जीरो। ध्यान देंगे यहां पर जो एफ जेड है वो क्या है? एफ जेड व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन है, लिख दीजिए एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10, और एफ जीरो का मतलब जीरो, ये दिया गया, अपॉन में जेड, जेड को भी क्या लिख दोगे? एक्स प्लस आयोटा वाई। जब पूरे क्वेश्चन में आपने एक्स और वाई में ही बदल दिया है तो जेड टेंस टू जीरो का मतलब क्या होगा? जेड टेंस टू जीरो का मतलब जेड टेंस टू ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब एक्स वाई में क्या हो जाएगा? एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो। कई बार ये आपको बताया जा चुका है, प्रीवियस लेक्चर आप देखकर इसको देखिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई, ये न्यूमरेटर इसको सेट कर दीजिए, एक्स की पावर 6 वाई की पावर 10, और ये आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर है? और ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास, बल्कि ये कैंसिल भी कर दो, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करो इक्वेशन, ये कैंसिल हो गया। तो एफ डैश जीरो मेरे पास आ गया, क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन मेरे पास आई है, एक्स क्यूब वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 6 वाई की पावर 10। क्लियर है? और यहां पर क्या चल रहा है? लिमिट रह गई यहां पर लिखने को, चलो लिख देता हूं, इसके लिए भी स्पेस मैंने बना ही दिया है। एफ डैश जीरो इज लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो। क्लियर है? तो अब मुझे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन मेरे पास ये आई है। इस इक्वेशन को नाम दे दो आप 9। क्या नाम दे दो? 9। अब इस फंक्शन की वैल्यू मैं निकालूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इसके लिए पहले चुनूंगा पाथ नंबर 1, और यहां पर मैं पाथ लूंगा y इक्वल टू एम एक्स। क्लियर है? अगर ये वैल्यू हमारी m पर डिपेंड आ जाती है तो मुझे सेकंड पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिमिट हमारी यूनिक नहीं होगी, तो मैं कह दूंगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, या एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए पाथ नंबर 1 पर हमारा जो फंक्शन है, जो एफ डैश जीरो है, कोई एक फिक्स वैल्यू देता है, तो तब आप चलेंगे पाथ नंबर 2 की तरफ। अब वो पाथ नंबर 2 क्या होगा वो तभी बताएंगे जब इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। तो पहले मैं पाथ नंबर 1 के अकॉर्डिंग चलता हूं, इसको तो मैंने फिक्स किया हुआ है स्ट्रेट लाइन को। क्लियर है? तो हो क्या रहा है यहां पर? एक्स वाई क्या बनना चाहता है? एक्स वाई बनना चाहता है ओरिजिन। तो जैसे मैंने पहले भी डायग्राम बना के आपको बताया था, आप मूव कर रहे हैं ओरिजिन की तरफ। किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? ओरिजिन की तरफ। और मान लीजिए पॉइंट है आपका एक्स कोमा वाई, तो आप चाहते हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू ओरिजिन पर आ जाएं। तो यही बात आप लिख दो, और ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन होगी। तो मैंने कह दिया सपोज दैट x कोमा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन है वो? अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स। यहीं पे लिख देता हूं, एक लाइन बचाओगे, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 9 क्या इंप्लाइज करेगी? इक्वेशन नंबर 9 इंप्लाइज एफ डैश जीरो लिमिट। अभी बात करते हैं लिमिट के बारे में। तो एक्स क्यूब, जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां वहां आप लिख दीजिए m। तो m की पावर 5 x की पावर 5 अपॉन x की पावर 6 m की पावर 10, और यहां पर आ गया ये x की पावर 10। ये मेरे पास क्या बना रिजल्ट? देयरफॉर एफ डैश जीरो इज, अच्छा यहां पर लिमिट तो रह गई, अब लिमिट सिर्फ x की बची क्योंकि y तो यहां से गायब हो गया, और ये बना एफ डैश जीरो, और यहां पर फिर आएगा लिमिट x टेंस टू जीरो
ये क्या रिजल्ट बना मेरे पास, x की पावर 8, m की पावर 5, x की पावर 6 कॉमन ले लो, 1 प्लस m की पावर 10 और ये आ गया मेरे पास x की पावर 4। क्लियर है? आपने इसको कैंसिल आउट किया तो ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, यानी यहां पर पावर कितनी बच जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर। क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर एफ डैश जीरो क्या हुआ, एफ डैश जीरो इज, ये तो भाई जीरो आ गया, कैसा है वो भी बताते हैं आपको, एक्स स्क्वायर एम की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एम की पावर 10 एक्स की पावर 4। तो बच्चों ये बना 0 अपॉन 1, समझ गए नहीं भाई, एक्स को 0 लिखा तो ऊपर तो 0 बन गया न्यूमरेटर और नीचे बना 1 प्लस 0 यानी 1। तो कुल मिलाकर एफ डैश जीरो कितना आ गया, एफ डैश जीरो आ गया 0, और ये वैल्यू तो एम पे डिपेंड नहीं है, इसको नाम दे दो 10। क्या दे दो इसको नाम, 10। इसका मतलब क्वेश्चन मुझे अभी आगे भी करना पड़ेगा। और अब मैं एक ऐसा पाथ लूंगा जिस पर लिमिट हमारी 0 के अलावा कुछ और आने वाली है। अब वो पाथ किस तरह सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट में आ जाता हूं मैं, लेफ्ट में इक्वेशन नंबर 9 को फिर दोबारा सोल्व करूंगा मैं। दोबारा सोल्व करने से मतलब है दोबारा इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। अगेन सपोज दैट x, y, फिर एक्स वाई कहां पर आना चाहता, ओरिजिन की तरफ, अलोंग द कर्व नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अब की बार जो आपकी कर्व है वो किस तरह की होगी ध्यान देंगे। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो मैंने जो एक लेक्चर नंबर 5 लिया था इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, उसमें आपको बताया था हाउ टू चेक एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो तरीका ये था कि ये जो आपका न्यूमरेटर है, देखिए ये कोई फिक्स मेथड नहीं है लेकिन 99% क्वेश्चन में काम करता है। ये जो आपका न्यूमरेटर है इसमें आपके पास टर्म है, एक तो है एक्स क्यूब और एक टर्म क्या है एक्स की वाई की पावर 5। तो आप क्या करेंगे, इनमें से एक टर्म को दूसरे के इक्वल लिख दें। क्या लिख दें, यानी पहली टर्म को दूसरे के इक्वल मान लें या दूसरी टर्म को पहले के इक्वल मान लें। तो क्या बनेगा पाथ आपका इसी के हिसाब से, अलोंग द कर्व एक्स क्यूब इक्वल टू वाई की पावर 5। ये क्वेश्चन ही बता देगा आपको पाथ क्या होना चाहिए। और जनरली वैसे जो मेथड है इसका लेने का, वो मेथड ये है कि आप कोई ऐसा पाथ सेलेक्ट करो जिस पर ये हमारा जो फंक्शन है ये कांस्टेंट के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, कांस्टेंट के बराबर। और इसके लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री को इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होंगे। लेकिन ये 99% क्वेश्चन में काम करता है, इससे डिग्री भी इक्वल हो जाएंगी और फंक्शन भी आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। जरा रख के देखिए आप, जो न्यूमरेटर में दिया गया उसमें पहली टर्म को दूसरे के इक्वल मान लें। अगर कोई कोफिशिएंट इसके साथ है तो कोफिशिएंट को छोड़ दें, जो एक्स वाई में कॉम्बिनेशन है उनमें एक टर्म को दूसरे के इक्वल आप मान लीजिए। तो कितना बनेगा यहां पर ये, देयरफॉर एफ डैश जेड, देखो ये मैं हिट एंड ट्रायल बता रहा हूं, ये कोई फिक्स मेथड नहीं है। तो कितना होगा ये तरीका आपने अप्लाई किया तो लिमिट तो रह जाएगी मेरी सिर्फ एक्स की, क्योंकि मैं यहाँ वाई को हटाने जा रहा हूं। आप चाहे तो एक्स को भी हटा सकते हैं लेकिन मैं वाई को हटा रहा हूं, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहेगा। अब ध्यान देंगे वाई क्यूब की जगह क्या रख देंगे आप, एक्स क्यूब रख दीजिए अपोन में एक्स की पावर 6, तो एक्स की पावर 6 रहेगा। अब y की पावर 10, अब y की पावर 5 तो है एक्स क्यूब, तो y की पावर 10 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ गया ये 6। क्लियर है? अब देखो ऐसा करने से क्या मिला आपको, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये बना मेरे पास x की पावर 6 अपॉन 2 एक्स की पावर 6, यानी लिमिट x टेंस टू 0, ये आ गया मेरे पास 1/2। इसका मतलब ये एफ डैश जीरो आ गया मेरे पास 1/2। अब मैं यहां पर रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, क्या आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 11। क्या आ गई इक्वेशन नंबर 11, ब्लैक पेन से लिख देता हूं। क्लियर है? अब यहां आपने देखा हियर एफ डैश जीरो इज डिफरेंट, ये तो अलग अलग वैल्यू ले रहा है, इज डिफरेंट अलोंग टू डिफरेंट पाथ। भाई आपने दो अलग अलग पाथ लिए, एक बार लिया आपने स्ट्रेट लाइन की फैमिली और एक बार लिया आपने कर्व। तो दोनों बार आपने देखा, एक बार तो लिमिट आ रही है 0 और एक बार लिमिट आ रही है आपकी 1/2। अब ये लिमिट के केस में ये वैलिड वैल्यू नहीं है, क्योंकि लिमिट आपकी यूनिक होती है, चाहे आप किसी भी रास्ते से आए, कोई भी पाथ आप चुने, लिमिट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक, ये तो यूनिक नहीं है। अब यूनिक नहीं है तो इसकी एक कहानी है पूरी। अगर यूनिक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ,
एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं है। और अगर मान लीजिए एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं है तो इसका मतलब एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल। और अगर मान लीजिए फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन आपका एनालिटिक भी नहीं है, इज नॉट एनालिटिक। अच्छा ये सब कहानी कहाँ चल रही है, ओरिजिन पर। एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, ये नहीं कि आप बाकी जगह भी गारंटी ले लोगे, ये सिर्फ ओरिजिन की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप देख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 1, और उससे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लीजिए आप इसका वर्किंग रूल। तो ये अब मेरे पास हो गई है 2 प्रॉब्लम। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच।